गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सेल साइकिल के इंटरफेस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल साइकिल फ्लो चार्ट एंड एम फेज। ठीक है, सेल साइकिल जो है उसकी दो स्टेजेस हैं, एक है इंटरफेस और दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेस के अंदर तीन फेजेस आती हैं, एक G1 स्टेज जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, गैप फेज बोलते हैं और ग्रोथ फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज़ जो है उसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़ और थर्ड स्टेज जो है वो है ग्रोथ फेज़ की। इसी तरीके से एम फेज़ जो है, एम फेज़ को हम सेल डिवीजन फेज़ बोलते हैं। एम फेज़ यानी माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो न्यूक्लियस के डिवीजन के टाइम पर माइटोटिक डिवीजन की ये चारों स्टेजेस चलेंगी, जिसमें फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, यहाँ किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, साइटोसोम सेल ऑर्गेनल्स का डिवीजन होता है, उसके साथ में कॉन्ड्रियोकाइनेसिस यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है और उसके साथ में डिक्टियोकाइनेसिस मतलब जितने भी गोल्जी बॉडीज़ हैं सेल के अंदर वो गोल्जी बॉडीज़ का डिवीजन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेज की, इंटरफेस फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड फेज़ है एम फेज़ या जिसे हम माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज़ भी बोलते हैं और इसके साथ इसे सेल डिवीजन फेज़ भी बोलते हैं। सबसे पहले जो एम फेज़ थी, प्लांट के अंदर स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्क्राइब किया था कि प्लांट्स में किस तरीके से माइटोसिस फेज़ कंप्लीट होती है। अगर एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एनिमल्स के केस में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में माइटोसिस की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया था कि माइटोटिक डिवीजन जो है वो ज़्यादातर वेजिटेटिव सेल यानी कि सोमेटिक सेल जो होती है, पेरेंटल सेल, उसी के अंदर होता है। इस डिवीजन के अंदर जो भी पेरेंट सेल होती है वो पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इक्वल ही रहता है, किसके इक्वल, पेरेंटल सेल के इक्वल रहता है। इसके बाद की जो स्टेजेस है, अभी हम बता रहे थे कि माइटोटिक फेज़ जो है उसके अंदर चार फेज़ चलती है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। हम वन बाय वन सारे स्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोफेज़। प्रोफेज़ जो है, देखिए ये जो एक सेल का डायग्राम बना हुआ है, ये इंटरफेज़ के टाइमिंग पर यानी इंटरफेज़ का जो कि स्टार्टिंग फेज़ है, जो कि एक प्रिपरेशन फेज़ है और उस समय क्या प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग ये सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम प्लांट सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सबसे आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल की, देन इंटरनल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और उसके साथ में अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन्हें हम क्रोमेटिन वेब कहते हैं और इसके साथ न्यूक्लियस के चारों ओर की मेम्ब्रेन जो है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स उन्हें कहते हैं। ये थी इंटरफेस की प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो क्रोमेटिन वेब्स हैं, क्रोमेटिन वेब्स जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड कैसा होता है, ये थिन होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है और थ्रेड की तरह होता है, बिल्कुल धागे जैसी संरचना होती है, पतला होता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होने वाली होती है, ये तो है इंटरफेस के टाइम, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होने वाली होती है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हमें इसे स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, क्रोमेटिन वेब या क्रोमेटिन। जैसे ही ये प्रोफेज स्टार्ट होने वाली होती है, ये क्रोमेटिन पार्ट जो है इसमें मोनोवैलेंट से बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है और वो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स, इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो क्रोमेटिड्स वही क्रोमेटोन वाला पार्ट, क्रोमोसोम वाला पार्ट ही है। देखिए जो
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, धागे जैसी संरचना होगी जो कि बहुत पतली होगी, उसे तो हम कहेंगे क्रोमेटिन। लेकिन सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर सैप है वो वाटर लॉस हो जाता है, उसमें पानी की हानि होती है, तो ये क्रोमेटिन वेब जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये धागे जैसी संरचना जो है वो आपस में जुड़ जाती है। जब ये आपस में जुड़ती है तो ये थिक हो जाती हैं, थोड़ी सी कंडेंस हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। और ये जो थ्रेड है वो अब उस क्रोमेटिन थ्रेड को अब हम क्या बोलेंगे, जब ये थिक और कंडेंस हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, प्रोफेज स्टेजेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है प्री प्रोफेज और दूसरी है पोस्ट प्रोफेज। यानी प्रोफेज स्टेज शुरू होने से पहले क्या होता है और प्रोफेज के बाद में क्या होता है। जो प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होती है इंटरफेज के बाद में, वहाँ पर सेल वॉल, ये सबसे आउटर बाउंड्री जो है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। देन इंटरनल पार्ट जो है, इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। देन ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वही हमारा सेंट्रियोल पार्ट है जो आगे चल करके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक एरो दिखाई जा रहा है, इसका मतलब है कि सेंट्रियोल पार्ट का डिवीजन हुआ है और एक पार्ट जो है, दो पार्ट बने डिवीजन से। तो यहाँ पर एक पार्ट तो इस पोल पर प्रेजेंट है और दूसरा पार्ट जो है वो इस पोल पर शिफ्ट हो गया है। इसके साथ ही हमने बोला था कि ये जो क्रोमेटिन वेब्स हैं ये कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे, ये थिक हो जाएंगे और मोनोवैलेंट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर में। इसे हम क्या कहेंगे, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कोई अलग से स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। क्रोमेटिन वेब्स जब कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो थिक हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। और उसके साथ में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के दोनों पोल्स पर शिफ्ट हो गया है। जो मोनोवैलेंट कंडीशन थी वो बाईवैलेंट में कन्वर्ट हो गई है क्रोमोसोम्स के अंदर ही। और उसके साथ में सेल मेम्ब्रेन सेंट्रियोल की पोजीशन यहाँ पर इस तरीके से सिचुएटेड है। जैसे ही पोस्ट फेज आती है तो सेंट्रियोल वाला पार्ट तो इस तरफ दोनों पोल्स पर प्रेजेंट होगा। इसके साथ ही जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वो सारा ही डिज़ोल्व होने लग जाता है। वाटर लॉस होता है। क्या होता है, वाटर लॉस होता है, पानी की हानि होती है। तो वाटर लॉस होगा। उसके साथ में जो ये सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके साथ में जो भी साइटोप्लाज्म था वो सारा का सारा थिक फॉर्म में आ जाता है, वो डेंस होने लग जाता है। इसके साथ में ही जो क्रोमोसोम पार्ट है वो एक ये सेंटर पॉइंट से जुड़े होते हैं। ये सेंटर पॉइंट है सेंट्रोमियर, ठीक है, जिससे क्रोमेटिड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ये प्रोफेज फेज के अंदर होते हैं। तो प्री प्रोफेज और पोस्ट प्रोफेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है हमारी मेटाफेज की। मेटाफेज जो है वो सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल जो प्लेट बनती है उस इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स जो है वो एक सीक्वेंस में दिखाई देते हैं और ये विजिबल स्टेज होती है। मेटाफेज में ही हम क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखिए यहाँ पर डिज़ोल्व हो गई है और यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल पार्ट है इससे कुछ रेज निकलते हैं, कुछ फिलामेंट्स निकलते हैं और उन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ में ये जो एक ही प्लेट पर आकर के सारे क्रोमोसोम सिचुएटेड हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब होता है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ही जगह पर आकर के सेंट्रोमियर वाले पार्ट से कनेक्टेड हो जाते हैं और एक प्लेट पर पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ फाइबर्स हैं, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, तरकु तंतु कहते हैं। ये जो रेज निकलती हैं इसे हम कहते हैं एस्टर रेज, इसे हम कहते हैं एस्टर रेज। तो इस तरीके से मेटाफेज जो है वो मेटाफेज की प्रोसेस कंप्लीट होती है।
इसमें मेटाफेज फॉर्म में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने के लिए एक प्रोटीन का सिक्रेशन होना ज़रूरी है, और एक जो प्रोटीन यहाँ पर बनता है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर की ओर पुश करने की कोशिश करता है, मतलब पोल्स पर ले जाने की कोशिश करता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ही। नेक्स्ट है हमारी प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई, नेक्स्ट है हमारी एनाफेज। देखिए एनाफेज की जो स्टेजेस हैं, ये हमारा सेंट्रियोल पार्ट है,